Hello students, today I will study the mechanism of respiration. आज हम रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि ये स्टडी हमने कल के वीडियो से ही शुरू कर दिया था। हमने आपको बताया था कल कि रिस्पायरेशन की प्रक्रिया जो है इसका अध्ययन हम 3 चरणों में कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या था? पहला चरण था यानी पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन और सेकेंड था एक्सचेंज ऑफ गैसेज। थर्ड था, मैं आपको बताया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, ये 3 स्टेप में रिस्पायरेशन की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। तो कल हमने आपको पल्मोनरी वेंटिलेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये 2 स्टेप के बारे में हमने कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था। आज हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज यानी कि गैसों का परिवहन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अब सबसे पहले पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? फुफ्फुसीय संवातन, यानी कि जिसको हम ब्रीथिंग भी कहते हैं, सांस लेना भी कहते हैं। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय कहाँ होता है और किस प्रकार से होता है, इस चीज को कल के वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। थर्ड स्टेप ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हम ऑक्सीजन के परिवहन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का अध्ययन हम करते हैं कि फेफड़े की जो वायुकुटिका थी, वायुकुटिका में ऑक्सीजन आया। अब यह ऑक्सीजन जो है ये ब्लड के माध्यम से ये सेल तक जाएगा और सेल से CO2 रुधिर के माध्यम से वायुकोशिका में आता है और वायुकोशिका से ये वापस बाहर कर दिया जाता है। ये प्रक्रम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज में, जिसके बारे में कल हमने आपको बताया था। तो अब देखिए ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन की परिवहन फेफड़े से जितनी भी ऑक्सीजन का परिवहन कोशिकाओं तक होता है उसका 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है ये प्लाज्मा के थ्रू होता है, प्लाज्मा के माध्यम से होता है। यानी जितनी मात्रा में ऑक्सीजन फेफड़े से पहुंचती है कोशिका तक, उसका 3% भाग प्लाज्मा के साथ इसका परिवहन होता है। बाकी 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन जो है ये हीमोग्लोबिन के थ्रू होता है।
ग्लोबिन के माध्यम से होता है। अब यहां पर ये जानना जरूरी है आपको कि हीमोग्लोबिन है क्या चीज। तो हम आपको बताएंगे हीमोग्लोबिन क्या है। तो देखिए, हीमोग्लोबिन यानी इसका अगर हम विच्छेद करें तो हीम प्लस ग्लोबिन हो गया है। हीम प्लस ग्लोबिन, तो ग्लोबिन का मतलब हुआ ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ग्लोबिन का मतलब क्या है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और हीम, हीम का मतलब हो गया फेरस से, हीम का मतलब हो गया फेरस से, फेरस। तो हीमोग्लोबिन जो है यह एक प्रकार का रुधिर में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि विभिन्न प्राणियों में यह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है यह प्रोटीन का बना हुआ एक श्वसन वर्णक होता है। हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन का बना हुआ एक श्वसन वर्णक है, रिस्पायरेटरी पिगमेंट, रिस्पायरेटरी पिगमेंट है ये भाई। हीमोग्लोबिन क्या है? यह प्रोटीन का बना, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का बना, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और हीम का बना हुआ एक श्वसन वर्णक होता है जो कि विभिन्न जंतुओं के ब्लड में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक होता है। अब देखिए, जैसे हम अक्सर कहते हैं भाई हमारा ब्लड रेड कलर का क्यों होता है, उसका जवाब देते हैं क्योंकि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड और उसके लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगर हम एर्थवॉर्म ग्रुप में देखें केचुए में, तो केचुए में हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। ध्यान रखना, केचुए में, एर्थवॉर्म में हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। और हम लोगों में या अधिकांश कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में हीमोग्लोबिन जो है यह आरबीसी में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन के एक अणु में, ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन के एक अणु में, हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 फेरस आयन पाए जाते हैं। 4 फेरस आयन पाए जाते हैं। ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 फेरस आयन पाए जाते हैं। अतः हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन का 4 अणु जुड़ सकता है। अर्थात हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के 4 अणु बाइंड अप हो सकते हैं। यानी हीमोग्लोबिन के एक अणु से 4 ऑक्सीजन अणुओं का परिवहन हो सकता है। अब देखिए भाई, मनुष्य के 100 ml ब्लड में, मनुष्य के 100 ml ब्लड में सामान्यतः 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए, मनुष्य के 100 ml ब्लड में 100 मिलीलीटर रुधिर में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है।
जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के द्वारा 1.34 मिलीलीटर ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन होता है। इस प्रकार से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन जो कि 100 ml ब्लड में पाया जाता है, इसके द्वारा 15 गुणे 1.34, इसका जब हम गुणा कर देंगे तो ये आपका ये लगभग आ जाएगा 20.1 मिलीलीटर। गुणा कर लेते हैं, 15 चौके 60, अगर 6, 15 दिया 45 से 51, 5, 15 के 15, 5, 20। हाँ सही। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा 20.1 ml लगभग 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन होता है। यानी कि हमारे 100 मिलीलीटर ब्लड से हमारे 100 ml ब्लड जो है इसके द्वारा 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इस चीज को ध्यान में रखना, नोट कर लेना आप इसको। यानी 100 ml ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है हम लोगों में, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इस प्रकार 100 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा 100 ग्राम हीमोग्लोबिन या 100 मिलीलीटर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन या 100 मिलीलीटर ब्लड द्वारा 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन का परिवहन हो सकता है। अब वैसे बताया जाता है कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड होता है। औरतों में यह मात्रा लगभग 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम कम हो सकता है। तो ये हमने आपको एक बताया हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन जो है यह ग्लोब्यूलिन प्रोटीन और हीम समूह से बना हुआ एक श्वसन वर्णक होता है, जो कि विभिन्न जंतुओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायक होता है। अब आइए वापस यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में सबसे पहला पॉइंट हम स्टडी करेंगे ऑक्सीजन का परिवहन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखो भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हमने आपको पहले बताया था कि हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे आरबीसी में पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 सेल साइन पाए जाते हैं, अर्थात हीमोग्लोबिन के एक अणु से 4 ऑक्सीजन के अणु बाइंड अप हो जाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से इनका होता है। ये मैं एक आरेख बना रहा हूं, सपोज कि ये है वायु कूपिका, फेफड़े की वायु कूपिका। वायु कूपिका क्या होती है ये हमने आपको पहले ही बता दिया था, वापस मैं बता रहा हूं। हमारे प्रत्येक फेफड़े में लगभग 30 करोड़ अंगूर के गुच्छे जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जिसको वायु कूपिका कहते हैं। वायु कूपिका में ही गैसों का विनिमय होता है। अब वायु कूपिकाओं में रुधिर केशिकाओं का घना जाल पाया जाता है। इसका रुधिर केशिकाओं का घना जाल पाया जाता है। रुधिर केशिका, कोशिका मत समझना है, रुधिर केशिका। रुधिर केशिका क्या होती है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे हमारे शरीर में ब्लड सप्लाई करने वाली जो रुधिर वाहिनियां होती है उसको हम मुख्य रूप से कहते हैं धमनी। ये धमनी है, धमनियां आगे चल करके और
पतली पतली शाखाओं में ऐसे ऐसे विभाजित हो जाती है। ये तो हो गया धमनी, और ये कई पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। इन पतली शाखाओं को कहते हैं धमनिका, और ये धमनिका आगे चलता है और पतली पतली छोटी छोटी ऐसे इस प्रकार से ऐसे शाखाओं बढ़ जाती है। इन छोटी छोटी शाखाओं को कहते हैं केशिका। तो रुधिर के यानी कि वायु कूपिका में रुधिर केशिकाओं का घना जाल पाया जाता है। इंस्पायरेशन के दौरान यानी जब हम वायु को फेफड़े के अंदर भरते हैं तो फेफड़े के अंदर फेफड़े की जो वायु कूपिका है इसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक और रुधिर केशिका, ये रुधिर केशिका का मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया है। इस रुधिर केशिकाओं में ब्लड फ्लो करता रहता है, रुधिर प्रवाहित होता रहता है। इसमें देखिए आप, ये इसको हमने क्या बनाया, ये जो है रुधिर केशिका है, मान लो रुधिर केशिका। तो इस रुधिर केशिकाओं में रुधिर फ्लो होता रहता है। तो इंस्पायरेशन के समय फेफड़े की वायु कूपिका में ऑक्सीजन आकर के भर जाता है। तो ऐसे में फेफड़े की वायु कूपिका में ऑक्सीजन का आंशिक दाब यानी PO2 अधिक हो जाता है, और जबकि रुधिर केशिका में जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसमें जो ऑक्सीजन है इसका आंशिक दाब कम रहता है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन विसरित होकर के वायु रुधिर केशिका में पहुंच जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि गैसों का विसरण उनके दाब के समानुपाती होता है, यानी दाब अधिक होगा तो विसरण की दर अधिक होती है। तो यहाँ पर PO2 का मान अधिक हो जाता है, जिससे यह ऑक्सीजन विसरित होकर के रुधिर केशिका के अंदर पहुंच जाता है। अब रुधिर केशिका में आया तो इसमें रुधिर बह रहा। अब ये क्या करता है कि हीमोग्लोबिन के साथ जाकर के ये जुड़ जाता है। यह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बना देता है। क्या? ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक यौगिक बना देता है। कैसे? देखिए आप, यहां पर एक हम हीमोग्लोबिन को Hb लिख दिया जाता है, कैपिटल H स्मॉल b, Hb4 प्लस 4O2 इसको इधर रखते हैं, इसको हम इधर इस साइड में लिखते हैं हम, ठीक है आप, Hb4 प्लस 4O2। अब यहां पर देखिए ये उत्क्रमणीय रूप से जुड़ता है, यानी ये जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। यानी Hb4 ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया यहां पर। ये है उच्च PO PO2, और ये जो है यहां हम लिख देंगे निम्न PO2। PO2 यानी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आंशिक, यानी कहने मतलब यह है कि जब PO2 यानी ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होता है तो उस समय जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, और जब PO2 कम हो जाता है तो PO2 कम होने पर यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है पुनः ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में डिसोसिएट हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इसका मतलब यह है जो यहाँ पर ये दिखाया गया, उच्च PO2 और निम्न PO2, यानी उच्च PO2 पर ये बनेगा और निम्न PO2 पर ये वापस बन जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, अब यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो
है रुधिर परिवहन द्वारा ये ऊतकों के मध्य पहुंच जाता है। ये ऊतकों के मध्य पहुंच जाता है। यानी कि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये अब यहां पर ये कोशिकाएं होती हैं, सेल्स। अब होता क्या है कि यानी उच्च PO2, अब यहां पर अब ये ऊतकों के मध्य हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां पहुंच जाता है। अब श्वसन क्रिया में होता क्या कि कोशिकाओं में श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन के यूटिलाइज से, ऑक्सीजन के उपयोग से भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है और भोज्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन से एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, CO2। तो ये जो CO2 बनती है सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, यह CO2 जो है जब इसका प्रेशर ऑफ CO2 अधिक हो जाता है ऊतकों की अपेक्षा, ऊतकों के मध्य जो द्रव है उसकी अपेक्षा, जब कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक हो जाता है तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल करके ऊतकों के मध्य आ जाती है। अब देखिए, रुधिर परिवहन द्वारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये ऊतकों के मध्य आ जाता है। जैसे ऊतकों के मध्य पहुंचता है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में मौजूद रहती है, यानी उच्च CO2 के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, दोनों अलग हो गए। अब यहां पर जब कोशिकाओं के ऊतकों के मध्य जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है तो यह ऑक्सीजन उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ यानी बाहर से कोशिका के अंदर ये पहुंच जाता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन का परिवहन होता है कोशिकाओं तक। कैसे होता है वापस देखिए, इंस्पायरेशन क्रिया के दौरान फेफड़े की वायुकुलता में PO2 का मान अधिक हो जाता है। कितना होता है? कल हमने आपको बताया था 105 mmHg हो जाता है, इसका मान अधिक हो जाता है। जबकि रुधिर केशिकाओं में फ्लो होने वाले ब्लड में ऑक्सीजन का आंशिक दाब ये कम होता है। तो ऑक्सीजन के आंशिक दाब के अंदर यहाँ पर कम, यहाँ पर अधिक, तो गैस जो है अधिक दाब से कम दाब की तरफ यानी वायुकोटिका से रुधिर केशिका के अंदर विसरित हो जाता है। विसरित होकर के जब ऑक्सीजन यहाँ पहुंचता है तो चूंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, यह ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय रूप से जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक अस्थायी यौगिक का निर्माण कर देता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड परिवहन द्वारा ये पहुंच जाता है ऊतकों के मध्य। ऊतकों के मध्य जब पहुंचता है तो ऊतकों के मध्य कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक हो जाता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से CO2 उत्पन्न हुआ था और यह CO2 कोशिका के अंदर से निकल करके ऊतकों के मध्य आ जाता है तरल में, तो CO2 का आंशिक दाब अधिक हो जाता है। तो CO2 के आंशिक दाब अधिक होने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन किसे कहेंगे? यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का अलग हो जाना ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन कहलाता है। अब यह ऑक्सीजन जब अधिक मात्रा में कोशिकाओं के बाहर एकत्रित हो जाता है तो कोशिका के बाहर PO2 का मान अधिक यानी प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आंशिक दाब कोशिका के अंदर के ऑक्सीजन के आंशिक दाब से अधिक हो जाता है, जिसके कारण कोशिका के बाहर से ऊतकों से
ऑक्सीजन विषमित होकर के कोशिका के अंदर पहुंच जाता है। यह है ऑक्सीजन का परिवहन। अब एक चीज यहाँ पर हम आपको बता देना चाहेंगे अभी कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। देखिए ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने जुड़ना, तो इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक तो यह है भैया कि PO2। PO2 का मतलब हो गया, नहीं यहां पर उच्च PO2, उच्च PO2 पहला है, यानी जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अधिक जुड़ता है। दूसरा है उच्च निम्न PO2, निम्न CO2, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब कम होगा तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अधिक से अधिक जुड़ेगा। और देखिए अगला क्या है, यानी पहला तो हमने आपको बता दिया उच्च PO2, दूसरा है निम्न CO2, निम्न PCO2 प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है उच्च ताप। अब देखिए अगर जो तापमान उच्च होगा तो उच्च तापमान पर हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना कम हो जाता है। उच्च ताप पर ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ना कम हो जाता है। चौथा है निम्न pH, निम्न pH। अगर pH कम है यानी कि माध्यम में अम्लीयता अधिक है। निम्न pH का मतलब क्या है, अम्लीयता अधिक है। तो यदि माध्यम में pH कम है, माध्यम का pH कम है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कम जुड़ेगा। तो ये है कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर यह है कि प्रश्न है कि ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने को प्रभावित करने वाले 4 फैक्टर्स, 4 कारकों के नाम लिखिए। वो 4 कारक हैं उच्च PO2, निम्न PCO2, उच्च ताप, निम्न pH। अब यही चीज देखिए, यही चीज है ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन। इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन को प्रभावित करने वाले कारक तो वही देखिए, अगर जो उच्च PO2 होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन कम होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन का मतलब कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का अलग होना ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन कहलाता है। तो उच्च PO2 अगर होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन कम होगा। निम्न PCO2 होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन कम होगा। उच्च ताप होगा, उच्च ताप पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ जाता है। उच्च ताप और निम्न pH पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ जाता है। तो ये हो गया भाई। अब इसके बाद देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। वियोजन वक्र अब यहां पर देखिए वियोजन का मतलब क्या होता है। वियोजन माने अलग होना।
यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र कहते किसको है। तो इसके लिए मैं एक आरेख बना रहा हूं, यहां पर देखें, इधर ही बनाता हूं, यहाँ ठीक है। ये देखिए, ये है हीमोग्लोबिन संतृप्ति करण प्रतिशतता। ये, और यहां पर हम लिख देंगे PO2 यानी MMHD में PO2। अब इसको यहां पर निश्चय में लिख देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे हम लिख देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इसको 20 करके लिखता हूँ, ज्यादा हो जा रहा है। ये देखिए 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 100। यह है हीमोग्लोबिन संतृप्तिकरण प्रतिशतता ये, और ये है ऑक्सीजन का आंशिक दाब। अब देखिए, अगर हम इस प्रकार से, अगर हम हीमोग्लोबिन संतृप्तिकरण प्रतिशतता तथा ऑक्सीजन के आंशिक दाब के मध्य एक आरेख बनाते हैं, वक्र खींचते हैं, तो एस आकार का एक वक्र प्राप्त होता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र किसे कहेंगे? जब हीमोग्लोबिन संतृप्तिकरण प्रतिशतता और ऑक्सीजन के आंशिक दाब के मध्य एक आरेख बनाया जाता है, वक्र खींचा जाता है, तो यह एस आकार का एक आकृति प्राप्त होता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र कहते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन देखिए PCO2 के अधिक होने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ जाता है। हमने पहले आपको बताया, प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब के बढ़ने से ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के निकलना की प्रक्रिया बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र दाईं तरफ
विस्थापित हो जाता है, इसे बोर प्रभाव कहते हैं। बोर प्रभाव, वापस देखिए बोर प्रभाव क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक होने के से ऑक्सीहीमोग्लोबिन का वियोजन बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीहीमोग्लोबिन वियोजन वक्र दाईं ओर विस्थापित हो जाती है। इसे बोर प्रभाव कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो आज आपको ये ऑक्सीजन के परिवहन के बारे में हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़े से किस प्रकार से कोशिका के अंदर तक होता है। कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से वापस वायु कुटिका में आती है। तो ये दोनों प्रक्रम आपके यानी 12वीं क्लास के जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम यानी कि ये जो RBSC है, राजस्थान बोर्ड है, उसके पाठ्यक्रम में नहीं है। ये हमने आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज के लिए हमने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। तो ये काफी हमने जितने भी बताए इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है। अब कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं उसको भी एक बार मैं जो है हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इस पर जो आज हमने पढ़ाया है इसमें से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य मनुष्य के ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है? तो आप इसको लिख सकते हैं 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड। दूसरा प्रश्न, सेकंड प्रश्न क्या है? हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु बाइंड अप हो सकते हैं? ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आप लिखेंगे 4। क्यों? अब अगला क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है, हीमोग्लोबिन के में फेरस आयन के कितने फेरस आयन होते हैं? 4 होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन या हीम और ग्लोबिन प्रोटीन का बना हुआ एक श्वसन वर्णक होता है। केंचुए में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? इसका आंसर आप लिख सकते हैं, केंचुए में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में पाया जाता है। मनुष्य में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? RBC में पाया जाता है। इसके अलावा और इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन वियोजन वक्र किसे कहेंगे? बोर प्रभाव किसे कहते हैं? तो ये सारी चीजें इसमें से बहुत सारे एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण, इसलिए हमने इस टॉपिक को आपको बताया। और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी हम आपको कल के वीडियो में, अगले नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे। और इसको तैयारी की दृष्टिकोण से रखना, लेकिन ये आपके RBSC के पाठ्यक्रम में, 12वीं के पाठ्यक्रम में ये नहीं है। आपके 12वीं के पाठ्यक्रम में जो मैकेनिकल इंस्पायरेशन है उसका केवल एक ही पॉइंट है, पल्मोनरी वेंटिलेशन यानी कि ब्रीथिंग का मतलब जैसे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन केवल वही है। गैसों का विनिमय ये नहीं है कोर्स में, और गैसों का परिवहन ये आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन कहीं भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे, आप मेडिकल का देने जाओगे या उससे संबंधित और कोई परीक्षा एग्जाम देते हो, तो ये क्वेश्चन ये पाठ्यक्रम में रहता है। तो कल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस प्रकार से होता है वो हम कल के वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।